बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ लेक्चर भी नोट कर रहे होंगे। इसके अलावा लेक्चर्स के एंड पे दिए जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। उससे पहले एक अच्छी बात, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जहानत हासिल करना चाहता है तो उसे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को मुशाहिदा करना चाहिए। हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द होने वाली छोटी छोटी चीज़ों को, फिनोमिनाज को, हैपनिंग्स को मिस कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए पढ़ाई करें, बल्कि साइंस स्टूडेंट होने की हैसियत से या साइंस से रेलिवेंट होने की हैसियत से हमें ऑब्जर्वेशन भी करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन हमारी जहानत को बढ़ाती है और चीज़ों को हमारे समझने के लिए आसान कर देती है। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। चैप्टर नंबर 13, कैशियस एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले चैप्टर नंबर 13 के बारे में बताना चाहूँगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 2 MCQs भी आते हैं, तो 10 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 13 से आता है। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। कंटेंट्स: need for respiratory gas exchange, advantages and disadvantages of gas exchange in air and in water, gas exchange in plants, photorespiration and its consequences. Need of respiratory gas exchange. रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे सांस लेने के अमल में पैदा होने वाली गैसों को एक्सचेंज करना, तबादला करना क्यों ज़रूरी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई। जिंदा जानदारों को हर वक्त मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस रन करने होते हैं, जैसे चीज़ों को देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना या फिर दिल का धड़कना। इन सब प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मुराद ये है जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं, और ये केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लेवल्स, 2 लेवल्स पर रेस्पिरेशन होती है। एक को हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, और सेलुलर लेवल विच इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है। इसमें पूरे का पूरा इंडिविजुअल गैस एक्सचेंज कर रहा होता है। सेलुलर लेवल पे होने वाली सेल के लेवल पर होगी, और इस रेस्पिरेशन में एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की जनरल डायग्राम देख सकते हैं। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 36 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। Now we see types of respiration: organismic respiration and cellular respiration. Organismic respiration में fresh air containing more oxygen is pumped into lungs and air with more carbon dioxide is pumped out of lungs. ऐसी हवा जिसमें हवा ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि ताज़ा हो, उसे लंग्स में भेज दिया जाता है, और ऐसी हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जो कि लंग्स में पहले से मौजूद है,
उसको बाहर की तरफ पंप कर दिया जाता है। इट इज़ अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है। इसकी मतलब ये है कि इसमें सिर्फ गैसेस फिजिकली अंदर या बाहर हो रही हैं, उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में एनर्जी पैदा नहीं होती। इट इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। इसे हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन एक ही चीज के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, extract and conserve energy from food molecules in the form of ATP. सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, एनर्जी को फूड मॉलिक्यूल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एटीपी की फॉर्म में कंजर्व कर लेते हैं। यानी कि सेल इस सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन बनाते हैं फूड की डिस्ट्रक्शन से, और उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जिसको एटीपी की फॉर्म में महफूज कर लिया जाता है और हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन लाइफ एंड केमिकल मीन जो केमिकल से रिलेटेड हो। सो केमिकल प्रोसेस है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर मिलेंगे भी और टूटेंगे भी। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इस रिएक्शन में एनर्जी पैदा की जाती है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड इन वाटर। हवा और पानी में गैस का तबादला करने के फायदे और नुकसान। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड मीडियम। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो या कोई और फ्लूइड हो, उसमें से गैसेस को बाहर के माहौल के साथ, आउटसाइड मीडियम के साथ एक्सचेंज करवाया जाता है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से, ज़्यादा तादाद वाली जगह से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में कम तादाद वाली साइड पर मूव करते हैं। आउटसाइड मीडियम में भी एयर और वाटर, बैरूनी माहौल पानी भी हो सकता है और हवा भी हो सकती है जिसके साथ हम गैस को एक्सचेंज करेंगे। डिपेंड करता है कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर लैंड एनिमल्स हैं। नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू मूव अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं, और इनको क्रॉस करने के लिए, इनके इर्द गिर्द मूव करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं होता ब्रीदिंग में या ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में। मीन्स टू से कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हम कहते हैं जिसमें एनर्जी इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ही ग्रेडियंट बनी हुई है, ज़्यादा से कम की, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते चले जाते हैं। आउटसाइड मीडियम, बैरूनी माहौल। Air is better medium than water because oxygen can be easily obtained from air than water. हवा पानी की निस्बत ज़्यादा बेहतर मीडियम है क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से हासिल की जाती है हवा से बनिस्बत पानी के। पानी में ऑक्सीजन हासिल करना थोड़ा मुश्किल है हवा की निस्बत। उसकी रीजंस हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन कंटेंट। इट इज़ हायर इन एयर देन इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम हवा और पानी दोनों की बराबर मिकदार ले लें तो हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी बनिस्बत पानी के। 1 लीटर वाटर कंटेन लेस देन 10 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml से भी कम ऑक्सीजन मौजूद है। वाइल इन 1 लीटर फ्रेश एयर, अब 1 लीटर ताज़ा हवा में जो 1 लीटर पानी के बराबर है, कंटेन 200 ml ऑक्सीजन।
ये 200 ml ऑक्सीजन रखती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये मिकदार पानी में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मिकदार से बहुत ज़्यादा है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफ्यूज कैसे करती है? 8000 टाइम्स मोर क्विक इन एयर देन वाटर। ऑक्सीजन हवा में बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाती है, 8000 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करती है बनिस्बत पानी के। इसकी रीज़न डेंसिटी एंड विस्कोसिटी है मीडियम की। अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन जल्दी से मूव नहीं कर सकेगी, और विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तब भी ऑक्सीजन जल्दी से मूव नहीं कर सकेगी। डेंसिटी ऑफ मीडियम, वाटर इज 8000 टाइम्स मोर डेंस देन एयर। पानी हवा की निस्बत 8000 गुना ज़्यादा भारी है। इसी तरह विस्कोसिटी भी पानी की हवा की निस्बत 50 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन हवा में जल्दी से मूव कर जाती है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में हवा का तबादला या गैसेस का तबादला। गेट एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, पौधे भी बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह रेस्पिरेशन से ही एनर्जी हासिल करते हैं। नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज के लिए इनमें कोई खास ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होते। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जिस तरह ह्यूमंस में हम ये बात सुनते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आने का काम करता है, इस तरह प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज मौजूद होते हैं, लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज में कोई हेल्प नहीं करते। occur rapidly between air and moist surface of mesophyll cell, हवा और मेसोफिल सेल की मोइस्ट सरफेस के दरमियान, गीली सरफेस या नमदार सरफेस के दरमियान गैस का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। मेसोफिल सेल्स, these are found in leaves, ये leaves में पाए जाते हैं। they have large air spaces involved in gaseous exchange, इनके अंदर बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। सबसे ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर है, उसके नीचे एपिडर्मस मौजूद है। एपिडर्मस के नीचे मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक लंबे और जिनमें स्पेसेस नहीं होती, इन्हें पॉलीसेड मेसोफिल सेल कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक्ट करते हैं। और उससे नीचे स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लास्ट में एक और एपिडर्मस, जिसे लोअर एपिडर्मस कहते हैं, मौजूद है। हवा यहाँ से ही एंटर होती है और यहीं से ही एग्जिट होती है बाय स्टोमेटा के जरिए। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स में गैस कैसे एक्सचेंज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने जैसे कि बात की कि क्रॉस सेक्शन में लीफ के एपिडर्मस में मौजूद थे ये। These are present in leaves and young stems. ये young stem और leaf में मौजूद होते हैं। 12,000 stomata per centimeter cube square in tobacco leaf. अगर हम तंबाकू के लीफ का एक क्रॉस सेक्शन काटें, एक हिस्सा काटें और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 12,000 स्टोमेटा नजर आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में है। ऑक्सीजन एंटर थ्रू स्टोमेटा, ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए अंदर दाखिल होगी, लेड टू इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में चली जाएगी। लाइक हनीकॉम, हनीकॉम की तरह, जैसे हनीकॉम में होता है शहद की मक्खियों का जो छत्ता या जिसे हम उनका घर कह सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसी ही स्पेसेस होती हैं। इट कंप्राइजेस 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लीफ। स्टोमेटा पूरे लीफ के 40% हिस्से तक फैले हुए होते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लीफ के क्रॉस सेक्शन से हमें एक स्टोमेटा की डायग्राम दिखाई गई है। बाहर जो सेल्स मौजूद हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और दरमियान में एक सुराख है जिसको स्टोमा कहा जाता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली स्टोमेटा कहा जाता है। General surface involved in gaseous exchange,
between roots and air spaces in soil. मट्टी के अंदर जड़ें मौजूद होती हैं। जड़ें मट्टी के साथ गैस को एक्सचेंज करती हैं। मट्टी में एयर स्पेसेस होती हैं जिनके साथ जनरल सरफेस के जरिए रूट एक्सचेंज करती है गैस को। लेंटिसेल्स, पोर्स इन डेड कॉक सेल्स। जब जैसे जैसे स्टेम बूढ़ा होता जाता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन्स या आउटर लेयर्स थिक होती जाती हैं और थिक होते होते ये कॉक टिश्यूज डेड होना शुरू हो जाते हैं, वुड बननी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन का अमल या गैसियस एक्सचेंज का अमल पोर्स के जरिए किया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक ओल्ड स्टेम है जिसके ऊपर सुराख मौजूद है, पोर्स मौजूद हैं। ये पोर्स लेंटिसेल्स कहलाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स दैट आर एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं? दे ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं। जब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है तो ये डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लाते हैं। फ्रॉम डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये पानी के अंदर डिजॉल्व हुई भी हल शुदा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फोटो रेस्पिरेशन और इसके नताइज। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो मीन लाइट, रेस्पिरेशन मीन सांस लेना, रोशनी में सांस लेना। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी अकर इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है, ये और जानवरों में मौजूद नहीं है। इसमें डे टाइम में पौधे सांस लेते हैं। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया जाता है। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो ये भी रेस्पिरेशन ही जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन आम रेस्पिरेशन की तरह इसमें एटीपी पैदा नहीं हो रहे। रुबिस्को, फिक्स ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज कहलाता है। ये ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। और इसके नताइज या कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं कि लोअर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड प्लांट ग्रोथ। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कम होती जाएगी और प्लांट ग्रोथ भी कम होती जाएगी। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में राइबोलेज 1,5-बिसफॉस्फेट ये एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। फोटो रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में हो रही होती है और स्टेप बाय स्टेप अपने अंजाम तक पहुंचती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप में इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। पहला स्टेप क्लोरोप्लास्ट में होता है। RuBP प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन ग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ अटैच कर देता है और ग्लाइकोलेट बनाता है। देन ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करती हुई पेरोक्सिसोम में चली जाती है। दैट इज आवर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप पेरोक्सिसोम में होता है। पेरोक्सिसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ये भी सेल के अंदर पाई जाती है। ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जाने के बाद ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दी जाती है। ग्लाइसिन अगेन पेरोक्सिसोम की वॉल को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स को सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दिया जाता है। रुबिस्को, it is the most abundant protein in chloroplast and in world. क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन रुबिस्को है। ये एक एंजाइम है और दुनिया में भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन रुबिस्को ही है।
It acts as catalase as well as oxygenase. ये carboxylase और oxygenase दोनों की तरह काम करता है. As carboxylase add carbon dioxide to RuBP, which is an acceptor molecule. As oxygenase, it add oxygen to RuBP. अगर ये कार्बोक्सिलेज के तौर पे काम कर रहा है तो ये RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवा देगा. RuBP हमारे पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट था. और अगर ये ऑक्सीजनेज के तौर पे काम कर रहा है तो ये ऑक्सीजन को RuBP के साथ अटैच करवाएगा. बोथ रिएक्शंस compete with each other. इसके दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन चल रही है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगी. फोटो रेस्पिरेशन एंड केल्विन बेंसन साइकिल. फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन बेंसन साइकिल का आपस में क्या ताल्लुक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, केल्विन बेंसन साइकिल हम डार्क रिएक्शन को कहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट होता है. सिमिलैरिटी, बोथ यूज ATP एंड NADPH प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन. दोनों ही ATP और NADPH को इस्तेमाल करते हैं जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे. फोटो रेस्पिरेशन एंड केल्विन बेंसन साइकिल का कंपैरिजन. रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, जबकि केल्विन बेंसन साइकिल फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में फिक्स कर दिया जाता है. फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस कार्बन फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय 25%. जिस टाइम फोटो रेस्पिरेशन का अमल होता है, कार्बन फिक्सेशन कम हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन 25% तक कम हो जाती है. हॉट एंड ड्राई डे. अगर बाहर दिन गर्म है और खुश्क है तो फोटो रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट होंगे? अगर दिन खुश्क है और गर्म है तो सबसे पहले प्लांट्स अपने वाटर लॉस को बचाने की कोशिश करेंगे. Plants close stomata to prevent water loss. पौधे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे ताकि अंदर का पानी बाहर की तरफ नहीं जाए. Rise of oxygen inside leaf. लीफ के अंदर ऑक्सीजन का बढ़ जाना. Reason. Produced during photosynthesis, newly formed oxygen cannot be escaped. इसकी वजह ये है कि जब हॉट एंड ड्राई डे होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो अंदर की गैसेस बाहर नहीं जा सकेंगी और बाहर की गैसेस अंदर नहीं आ सकेंगी. जो ऑक्सीजन अंदर पहले से मौजूद है, साथ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चल रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन मजीद पैदा हो रही है. अब स्टोमेटा के क्लोज होने की वजह से ये बाहर मूव नहीं कर सकती और आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती जाएगी. फॉल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लीफ. और पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है. Again, reason, consumed during photosynthesis, more carbon dioxide not enter from outside. फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या होता है जी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है वो इस्तेमाल होती चली जाएगी और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा. Why फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट. फोटो रेस्पिरेशन होती क्यों है? अगरचे ये नेसेसरी नहीं है, कॉमन कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, फोटोसिंथेसिस होती है, कॉमन प्रोसेसेस चलते हैं, तो फिर ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होती है? क्या वजह है? इसका कोई फ़ायदा भी है? एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को में बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन.
ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रुबिस्को एक एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट दोनों चीज़ों को अपने साथ बाइंड कर सकती है वन बाय वन। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन को भी बाइंड करने की अहलियत रखती है। अब क्या होता है कि नो प्रॉब्लम व्हेन लो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जब इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में, सेल्स के इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तब तो कोई मसला नहीं होता। जैसे कि स्टोमेटा ओपन है, ऑक्सीजन बन रही है तो वो बाहर उसको रिलीज करवाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ऑक्सीजन लेवल खुद ब खुद ही मेंटेन है, लो है। लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल अंदर ही अंदर ऑक्सीजन जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर तो लेवल लो है तब तो कोई मसला नहीं होता, स्टार्ट व्हेन ऑक्सीजन लेवल राइजेस। लेकिन जब स्टोमेटा की कुलैयर की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं हो रही और ऑक्सीजन मिकदार में ज़्यादा हो गई है, तो रुबिस्को ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है रुबिस्को एंजाइम की, जिसमें RUBP भी शो किया गया है। RUBP राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है। रुबिस्को ने जब टेम्परेचर लो होगा तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेशो होगी। उसकी रीज़न ये होती है कि ऑक्सीजन पैदा होते ही बाहर निकलती जाती है बाय ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, ऑक्सीजन बाहर मूव करती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट लीफ के अंदर ज़्यादा होता है। तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ अटैच करता है और केल्विन बेंसन साइकिल, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अब रुबिस्को ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड और रुबिस्को कार्बन ऑक्सीजन को RUBP के साथ अटैच करवाएगा और फोटो रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस रन करता रहेगा। फोटो रेस्पिरेशन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो प्लांट प्रोसेस को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देता है। ये तब तक ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार दोबारा से ऑक्सीजन की मिकदार से ज़्यादा नहीं हो जाती। Here we have some important short questions. Please note them and try to learn them.